नमस्कार, मैं नीलू सिंह सुब्रत सिंह चिल्ड्रन एकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम अपने एक नए शीर्षक के साथ आपसे रूबरू होंगे। और शीर्षक जो है हमारा वो आपकी किताब हिंदी वसंत से ही है। पाठ 15 शीर्षक है हमारा नीलकंठ। नीलकंठ से तात्पर्य है कि नीला है कंठ, जिसका नीला रंग को बताया गया है, कंठ अर्थात गला। तो नीला कंठ जो वो भगवान शिव को ही कहा जाता है नीलकंठ, क्योंकि समुद्र मंथन में जब विष निकला था तो विष का पान भगवान भोलेनाथ ने ही किया था और माता पार्वती ने उनके गले में ही उस विष को रोक दिया था। और गले में विष के रुक जाने के कारण उनका जो गला है, कंठ है, वो नीला हो गया था। तो तब से भगवान शिव को एक और नाम से जाना जाने लगा और वो नाम है नीलकंठ। लेकिन हम यहाँ अपनी इस किताब के शीर्षक में उस भगवान शिव वाले नीलकंठ के बारे में नहीं पढ़ेंगे। यहाँ एक विशेष पक्षी के बारे में पढ़ेंगे। एक चिड़िया है जिसकी खासियत क्या क्या है। जब हम पाठ को पढ़ेंगे तो उससे हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि इस पक्षी का नाम नीलकंठ क्यों रखा गया। भगवान भोलेनाथ का विश्लेषण तो हमने इसलिए आपको बताया कि भाई ज़्यादातर जो है उन्हीं को नीलकंठ कहा जाता है, और ऐसा ना हो कि आप नीलकंठ नाम लेते ही भगवान शिव को ही याद करें। तो भगवान शिव के साथ साथ जो हमारा शीर्षक है, शीर्षक में किस नीलकंठ की बात की गई है वो हम पाठ के जरिए जानेंगे। तो इस पाठ को लिखने वाले के बारे में तो सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि पाठ को लिखा किसने है। तो पाठ को लिखने वाली जो हमारी लेखिका हैं, जिन्हें हम आधुनिक काल की मीरा भी कहते हैं, वो हैं महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक काल की मीरा भी कहा जाता है। और ये छायावादी कवियों की एक मुख्य स्तंभ हैं। इनकी जो रहस्यवादी रचनाएं हैं, भावना मधुर भावों से ओतप्रोत जो इनकी रचनाएं काव्य या साहित्य जगत को मिली हैं, वो समझिए साहित्य जगत की एक अमूल्य निधि है, एक खजाना है साहित्य निधि की। महादेवी वर्मा के विषय में जो भी कहा जाए वो कम है। एक ऐसी आधुनिक लेखिका कवयित्री के रूप में महादेवी वर्मा जी का योगदान रहा है साहित्य के क्षेत्र में कि जिसका वर्णन शब्दों में कर पाना असंभव है। इनकी कविताओं को जब आप पढ़ेंगे तो इन्होंने पूरे जीवन का सार अपनी कविताओं में निचोड़ कर रख दिया है। इनकी कहानियाँ पथ के साथी जो इनका निबंध संग्रह है, यदि आप उसमें कहानियाँ पढ़ेंगे, इनकी एक कहानी पढ़िए, उसमें उन्होंने दिया है गिल्लू। गिल्लू कहानी जब भी आप पढ़ेंगे तो इनके पशु पक्षियों के प्रति प्रेम को भी जानेंगे और मानवीय संवेदनाएं क्या होती हैं, कैसी होती हैं, उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। तो एक ऐसी लेखिका जो हमारे साहित्य जगत का एक चमकता हुआ सितारा कहें, या जिन्हें विभूषित किया गया है, आधुनिक काल की मीरा नाम के विशेषण से इन्हें विभूषित भी किया गया है, ऐसी लेखिका के द्वारा लिखे गए पाठ नीलकंठ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और पाठ पढ़ें कि उससे पहले हम लेखिका महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम उनके जन्म स्थान या उनकी रचनाएं या उनको दिए गए पुरस्कारों के बारे में जानेंगे। उसके उपरांत फिर हम अपने पाठ नीलकंठ को पढ़ेंगे। लेखिका महादेवी
का जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ है 26 मार्च सन 1907 ईस्वी को। होली के दिन इनका जन्म हुआ है। जन्म स्थान है इनका फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। मृत्यु हुई है इनकी 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी में इलाहाबाद। वर्तमान में जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। पिता का नाम है श्री गोविंद प्रसाद वर्मा। माता का नाम है श्रीमती हेमरानी वर्मा। पति का नाम है डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा। रचनाएं हैं इनकी जिसमें कविता संग्रह है, मैं नीर भरी दुख की बदली। बया बाल कविता है। जो तुम आ जाते एक बार। काव्य ग्रंथ है इनका निहार, नीरजा, रश्मि, दीपशिखा, सांध्य गीत। गद्य ग्रंथ है इनका अतीत के चलचित्र,
पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ आदि। पुरस्कार सन 1834 में नीरजा पर इन्हें ₹500 और शेक्सपियर पुरस्कार मिला। 1944 में इन्हें नीरजा पर ₹1200 और मंगला पुरस्कार 1982 में इन्हें यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। हिंदी साहित्य ने इन्हें भारतेंदु पुरस्कार भी दिया। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, उनका जन्म जो है वो 26 मार्च सन 1907 ईस्वी में हुआ। उस दिन होली का दिन था और इनका जो जन्म स्थान है वो फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश है। इनकी मृत्यु हुई 11 सितंबर सन 1987 में इनकी मृत्यु हो गई इलाहाबाद में, जो अब आधुनिक समय में प्रयागराज नाम से जाना जाता है। इनके पिता का नाम था श्री गोविंद प्रसाद वर्मा, इनकी माता का नाम श्रीमती हेमरानी वर्मा और इनके पति का नाम था डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा। पति के साथ इनका चिरवियोग भी रहा। इनका वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सका था और ये अपने फिर साहित्य क्षेत्र में उतर आई थी और इन्होंने साहित्य के लिए जो अमूल्य निधियाँ अपनी दी हैं उसमें इनके संग्रह बहुत हैं। कविता में इन्होंने बया हमारी चिड़िया रानी बाल कविता भी लिखी है, जो कि बच्चों में अत्यधिक पसंद भी की जाती है। बहुत रुचि के साथ बच्चे इस कविता को भी पढ़ते हैं कि बया हमारी चिड़िया रानी, मैं नीर भरी दुख की बदली। उन्होंने स्वयं के जीवन का चरितार्थ किया है। इस कविता में इतना भाव भरा हुआ है कि कविता को अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें तो शायद आपकी भी आँखें सजल हो जाएं। इसके बाद इनका काव्य संग्रह में निहार, नीरजा, रश्मि, दीपशिखा, सांध्य गीत है और गद्य ग्रंथ में है अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ आदि हैं। पुरस्कारों में भी इन्हें बहुत पुरस्कार प्रदान किया गया है। सन 1834 ईस्वी में इन्हें नीरजा पर ₹500 और शेक्सपियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1944 में इन्हें निहार पर 1200 रुपये और मंगला पुरस्कार मिला। 1982 में इन्हें यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया और हिंदी साहित्य ने इन्हें भारतेंदु पुरस्कार से भी सम्मानित किया। तो महादेवी वर्मा जी जो हैं वो भावपूर्ण एक कवयित्री लेखिका के रूप में साहित्य जगत में अपना जो भी योगदान दिया है वो अविस्मरणीय है, साहित्य जगत की अमूल्य निधि है। तो उन्हीं के द्वारा लिखी गई उनकी एक कहानी समझिए जो रेखा चित्र शैली में लिखा है उन्होंने। रेखा चित्र का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ का स्केच बनाना, उसका चित्र बनाना। लेकिन चित्र बनाना ब्रश और तूलिका से चित्र बनाना ये एक चित्रकार का काम होता है। लेकिन एक कवि जो साहित्यकार होता है, लेखक होता है, उसका काम शब्दों के माध्यम से चित्र बनाना। किसी भी, चाहे वो प्राणी के बारे में हो, चाहे व्यक्ति के बारे में हो, किसी भी वस्तु के बारे में हो, उसकी बीती हुई घटनाओं को इस तरह से शब्दों के माध्यम से लिखना कि पाठक को पढ़ते समय उसके आँखों के सामने ऐसा महसूस हो कि वो घटना अभी घटित हो रही है। शब्दों का ऐसा ताना बाना उसमें बुन देना कि जो पाठक हो, पढ़ने वाला हो, जो पढ़े अगर उस लिखी हुई घटना को, तो ऐसा वो महसूस करे कि वो घटना अभी उसके आँखों के सामने घटित हो रही है। तो ऐसी घटना को ही या ऐसे शब्दों के द्वारा बुने गए ताने बाने को ही हम रेखा चित्र कहते हैं। तो ये जो हमारा शीर्षक है, लेखिका ने जो लिखा है वो रेखा चित्र शैली में लिखा हुआ है, क्योंकि हिंदी साहित्य में अनेक शैलियाँ हैं जिनके माध्यम से लेखक जो है अपनी साहित्य की रचना करते हैं। तो जो हमारा ये शीर्षक है नीलकंठ, यह जो है वो रेखा चित्र शैली में लिखा गया है। तो पाठ में जो हमारी लेखिका है वो दो मोर पक्षियों के जोड़े के बारे में इन्होंने लिखा है। लेखिका पशु पक्षी प्रेमी भी हैं और उन्होंने अपने घर में पशु पक्षियों का एक निश्चित निवास स्थान भी बनाया है, जिसका नाम उन्होंने जाली घर दिया हुआ है। और उसमें ये अपने शौक़ से पशु पक्षियों को पाला भी करती हैं। तो जिसमें उन्होंने पहले से ही पशु पक्षियों में उन्होंने एक लक्का नाम का कबूतर पाल रखा है। लक्का जो ऐसा कबूतर जो अपने पंखों को फैला करके नाचता है, तो इसलिए उसका नाम उन्होंने बड़े प्यार से लक्का रख दिया है। और खरगोश पाल रखे हैं उन्होंने। चित्रा नाम की एक बिल्ली पाल रखी है उन्होंने। कजरी नाम की एक कुतिया पाल रखी है उन्होंने। खरगोश है, तोता है, कबूतर है, ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जो उन्होंने अपने जाली घर में पाल रखे हैं। तो लेखिका बताती हैं कि उन्हें पशु पक्षियों को पालने का भी बड़ा शौक़ है। तो इसलिए एक बार वो अपने किसी रिश्तेदार को छोड़ने स्टेशन जाती हैं और वहाँ से वापस लौटते समय एक पशु पक्षी बेचने वाला जो दुकानदार है, जो लेखिका को जानता भी है, लेखिका उसकी दुकान की तरफ मुड़ जाती हैं। तो वो लेखिका को देखते ही बताने लगता है कि एक छोटे से पिंजरे में वो दो घायल पक्षियों को रखा रहता है। और लेखिका के पहुँचते ही लेखिका ने उसमें विशेषण दिया है कि एक्सप्रेस ट्रेन की तरह वो लगातार बोलने लगता है। एक्सप्रेस ट्रेन अर्थात जिनका स्टॉपेज कम होता है, जो बहुत कम स्थानों पर रुकती हो, ऐसी ट्रेन को एक्सप्रेस ट्रेन कहा जाता है। तो उन्होंने, उनका नाम है करीम मियाँ, जो पक्षियों की दुकान या पक्षियों को बेचने का काम करते हैं। तो जब लेखिका को वो अपनी दुकान पर देखते हैं तो उस पिंजरे की तरफ इशारा करके कहते हैं कि देखिए, इसमें दो छोटे छोटे मोर के जोड़े हैं और मैंने इसे किसी को बेचा नहीं है। और मैं इतने सुंदर, वो बेचने का एक तरीका होता है किसी भी दुकानदार का अपने ग्राहक को भाई अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अपने दुकान में रखे गए सामानों के प्रति आकर्षित करने की एक शैली होती है कि जितना अच्छा वो प्रेजेंटेशन अपना कर ले जाए तो ग्राहक उतना ही ज़्यादा प्रभावी होता है।
तो उसने लेखिका को भी प्रभावित करने के लिए कहा कि देखिए, मैंने इसे किसी को बेचा नहीं, और इसलिए नहीं बेचा कि ये इतने खूबसूरत पक्षी हैं और मैं इन्हें किसी कसाई के हाथों कैसे बेच दूँ मरने के लिए, क्योंकि मोर के पंखों से कई ऐसी दवाइयाँ बनाई जाती हैं जिसके कारण लोग मोरों को मारना ज़्यादा जो है पसंद करते हैं। वो अनैतिक रूप से मोर पक्षियों को मारते हैं, जबकि मोर को मारना अनैतिक ही नहीं, असंवैधानिक भी है, क्योंकि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। आपको ये पता भी होगा पहले से भी कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो कानूनन अपराध है मोर को मारना। फिर भी कुछ लोग जो लालची प्रवृत्ति के होते हैं, जिन्हें पक्षियों से लगाव नहीं होता और जो व्यक्तिगत फायदे की बात सोचते हैं, वो लोग उसी पंख को बटोरने के लिए कि उस पंख से दवा बनाई जाती है और हम जब उस पंख को बेचेंगे तो हमें महंगा दाम मिलेगा, तो इसलिए वो मोर को मारने में भी जरा सी हिचक नहीं करते हैं। तो उसी बात को करीम मियाँ लेखिका से कहते हैं कि मैंने ऐसे किसी कसाई के हाथों में इन सुंदर पक्षियों को नहीं बेचा कि वो मार देंगे इसे, इतने मैंने जो भी इसको देखता था मैं उससे कह देता था कि नहीं, इसे लेखिका ने मंगाया है, लेखिका अर्थात महादेवी वर्मा जी ने मंगाया है, मैं इसे बेचूंगा नहीं। तो महादेवी वर्मा जानती हैं कि इसकी बोलने की आदत है और ये बहुत ज़्यादा बोलता भी है और ये जल्दी चुप नहीं होगा, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बहस करना उचित नहीं समझा और उससे उसका दाम पूछा कि भाई कितने में आप इसे दोगे। तो करीम मियाँ अनेकों तरह के इधर उधर बहाने बनाने लगते हैं, तो 40 या 45 रुपये वो बताते हैं। तो लेखिका तो जानती ही हैं कि करीम मियाँ का स्वभाव कैसा है, तो वो कहती हैं कि लीजिए ये 35 रुपये आप मैं देती हूँ, जिसमें से 30 रुपये तो इन पक्षियों के जोड़े के लिए है और 5 रुपये आपकी बात के हैं कि जो आपने लोगों से इसे सुरक्षित बचाए रखा मेरे लिए। और वो 35 रुपया दे करके करीम मियाँ को और वो पिंजड़ा अपने ड्राइवर से कहती हैं कि ये पिंजड़ा ले चलो। तो पिंजड़ा बहुत छोटा था, पक्षी उसमें दोनों बैठे थे और वो घायल भी थे। तो पिंजड़ा जब ड्राइवर हाथ में लेता है तो पक्षी इतनी तेज उसमें फड़फड़ाने लगते हैं, तो जैसे लगता है कि वो पिंजरा लेकर के ही उड़ जाएंगे। तो उसे जब अपनी गाड़ी में रख करके लेखिका घर ले आती हैं और लोगों को बताती हैं अपने घर में कि देखो ये मैं मोर का जोड़ा ले आई हूँ, तो लोग हंसते हैं लेखिका पे, कहते हैं अरे ये नहीं, ये तो मोर के बच्चे नहीं लग रहे हैं, ये तो तीतर के बच्चे लग रहे हैं। अच्छा, कई बार ऐसा हुआ भी है कि लेखिका ठगी भी जा चुकी हैं, इस कारण शायद उनका स्वभाव कुछ चिड़चिड़ा भी हो गया। तो जब लोग ऐसा कहते हैं तो लेखिका थोड़ा सा आवेश में आ जाती हैं, क्रोधित होती हैं। तो वो कहती भी हैं कि चलो छोड़ो, चाहे जो भी हो, तीतर भी तो एक पक्षी ही है, न मोर है तीतर ही है, क्या हुआ, मैं ठगी गई हूँ तो मुझे ठगा जाने दो, इसमें कोई बात नहीं है। तो ऐसा करके लेखिका उन दोनों मोर के बच्चों को ले जा करके अपने स्टडी रूम में, यानी जहाँ वो पढ़ती लिखती हैं उसी कमरे में छोड़ देती हैं। तो बच्चे तो पहले वो छोटे छोटे से पक्षी के बच्चे हैं, वो डरे भी रहते हैं, घायल भी हैं। तो वो जा कर के कोने में, लेखिका के घर के किसी कोने में दुबक जाते हैं, दिन भर उसमें दुब के पड़े रहते हैं और जब रात होती थी तब वो कमरे में थोड़ा थोड़ा निकलते थे। लेकिन धीरे धीरे उसकी चोट पे दवा लेखिका ने लगाया, मरहम लगाया और जब धीरे धीरे चोट उनकी ठीक होती गई और वो बच्चे थोड़ा सा ढीठ होते गए, जब वो बच्चे ये जान गए, अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे, ये उनको समझ आ गई कि अब हम यहाँ सुरक्षित है, हमको यहाँ कोई खतरा नहीं है। तो धीरे धीरे वो बच्चे दिन में भी निकलने लगे, फुदकने लगे, कभी लेखिका की टेबल पर, कभी लेखिका के बिस्तर पर और यहाँ तक तो कभी कभी लेखिका के सिर पे भी चढ़ जाते थे। वो छोटे छोटे से बच्चे थे और लेखिका जब भी कहीं घर से बाहर निकलती तो दरवाजे को बाहर से बंद कर देती। तो दरवाज़ा बंद करने के पीछे कारण भी था कि उनकी जो चित्रा नाम की बिल्ली थी वो बड़ी आक्रामक स्वभाव की थी और वो छोटे छोटे से बच्चे थे, चित्रा कभी न कभी उन्हें अपना शिकार जरूर बना लेती। इसी वजह से लेखिका जब भी बाहर निकलती तो घर अपने कमरे का दरवाज़ा
बाहर से बंद कर देती कि बच्चे कमरे के अंदर सुरक्षित रहे। फिर धीरे धीरे बच्चे जब एकदम स्वस्थ हो गए और वो पूरे ढीठ हो गए अच्छी तरह से उस पूरे कमरे में और लेखिका से परिचित हो गए, तो भाई पक्षी के बच्चे हैं वो कमरे को भी गंदा करते थे, इधर उधर दौड़ना कूदना पंख फड़फड़ाना ये सारी क्रियाएं उनकी होती रहती थी, तो कमरा भी गंदा होता था। फिर लेखिका ने निर्णय लिया कि अब इन्हें जाली घर में ही छोड़ दिया जाए, क्योंकि अब ये इतने बड़े हो गए हैं, ये ठीक हो गए हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं और जाली घर में ये आराम से रहेंगे। जब पहले दिन लेखिका ने उन दोनों बच्चों को ले जा कर के जाली घर में छोड़ा, तो जाली घर में जो पहले से प्राणी रहते थे, पशु पक्षी थे, उसमें वो जैसे नववधू का स्वागत होता है घर में, उसी तरह से जाली घर में उन दोनों मोर के बच्चों का स्वागत होने लगा। सारे निहारने लगे, सारे पशु पक्षी। पक्षियों में भी संवेदनाएं होती हैं, पक्षियों में भी प्रेम होता है। कहते हैं इनके पास जो है वाणी नहीं होती है पशु पक्षियों के पास, लेकिन ऐसा नहीं है कि वाणी नहीं है तो इनके पास संवेदना या प्रेम नहीं है, इनके पास भी संवेदना और प्रेम होता है। तो वो जैसे घर में नई बहू आती है तो सारे लोग उसके पास बैठना चाहते हैं, उससे बातचीत करना चाहते हैं, हमेशा उसको घेरे रहते हैं। उसी तरह से जाली घर के जो पहले के प्राणी थे वो इन दोनों मोर पक्षियों को बहुत ध्यान से देखने लगे और बहुत खुश होने लगे। धीरे धीरे उस जाली घर में रहते रहते मोर जो था और बड़ा होने लगा और वो सेना नायक बन गया, वह उनका सेनापति हो गया जाली घर का। और कलगी आने लगी, पंख उसके बड़े बड़े होने लगे और उसके गर्दन पे जो है नीली नीली धारियाँ, धूप छाई रंग, जैसे धूप में देखिए तो कुछ और, छाए में देखिए तो कुछ और रंग दिखाई दे। और जो चंद्रिकाएँ उसके पंख पे आधे चंद्रमा के आकार का जो डिजाइन बना होता है, आलेखन जिसे कहते हैं, वो जब उसके पंख, बड़े पंख या पूँछ, उसकी पूँछ भी उसके पंख ही समझिए, वो जब खूब बड़ी होने लगी और उसमें वो चंद्रिकाएँ बनने लगीं, तो मोर तो इतना जो है खूबसूरत पक्षी वैसे ही है, बहुत खूबसूरत लगने लगा। और उसकी खूबसूरती में कहा जाता है कि मोर जितना ही खूबसूरत होता है उसके पैर उतने ही बदसूरत होते हैं। ऊपर से तो इतना खूबसूरत था वो मोर, लेकिन उसके जो काले और भद्दे रंग के पैर थे, लेकिन उसको किसी बात की चिंता नहीं कि मेरे पैर इतने खराब हैं। वो जो है अपने उन्हीं काले भद्दे पैरों से अपनी खूबसूरती वाले पंख और पूँछ को लिए ऐसे ऐसे चलता रहता था डगमगा के। और ये सारी चीज़ें उसके जाली घर के और जो मित्र थे और जो पशु पक्षी प्राणी थे उन सबको आकर्षित करने के लिए भी वो ऐसा करता था और वो सारे उसको हमेशा घेरे रहते थे। अब मोर की अपेक्षा मोरनी तो उतनी खूबसूरत होती नहीं है, मोर का तो विकास एक कौतूहल ढंग से हो गया और लेखिका को भी बहुत खुशी होती थी, अपार आनंद की प्राप्ति हुई कि लोग मजाक बनाते थे कि ये ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये तीतर के बच्चे हैं, देखो मोर का कितना सुंदर सा बच्चा है ये। और मोरनी का विकास तो उतनी तीव्र गति से नहीं हुआ और वैसे भी मोर की अपेक्षा मोरनी जो होती है वो छोटी होती है, उतनी बड़ी नहीं होती है और न ही उसके पंख उतने बड़े होते हैं। फिर भी मोरनी का भी जो भी विकास हुआ वो अच्छा हुआ, उसकी भी सुंदर सी छोटी सी कलगी निकल आई, छोटे छोटे पंख निकल आए और हमेशा वो मोर के साथ रहती थी। मोर का जो कंठ था वो नीले कलर का था और उसी नीले कलर के कंठ के होने के कारण लेखिका ने उसका नामकरण कर दिया और उसका नाम रख दिया नीलकंठ। हमने पहले ही आपको बताया कि भाई नीला हो जिसका कंठ, तो नीलकंठ जो वो मोर का बच्चा था जब बड़ा हुआ तो उसका कंठ भी नीला हो गया, तो उसी नीले कंठ के कारण लेखिका ने उसका नाम रख दिया नीलकंठ। और छाया के समान हमेशा नीलकंठ के साथ रहने के कारण, जैसे हमारी छाया हमारे शरीर के हमेशा साथ रहती है, तो वैसे वो जो मोरनी थी वो हमेशा नीलकंठ के साथ साथ रहा करती थी। छाया के समान रहने के कारण लेखिका ने उसका नामकरण कर दिया राधा, अर्थात उन दोनों मोर के बच्चों का नामकरण कर दिया गया और मोर का नाम रख दिया गया नीलकंठ और मोरनी का नाम रख दिया गया
राधा। दोनों बहुत प्रेम से रहते थे, एक दूसरे के साथ छुआ छुअल का खेल भी खेलते थे और अपने जाली घर का मोर जो था वो सेनापति बन गया। वहाँ पे रहने वाले सभी पशु पक्षियों की वो रक्षा भी किया करता था और शरारत करने पर उनको सज़ा भी देता था। जैसे एक अभिभावक होता है वो अपने बच्चों को डांटता भी है और प्यार भी करता है, तो वो सारे जीव जंतुओं का बहुत ध्यान रखता था। एक दिन एक खरगोश के बच्चे को जाली घर में कहीं से सांप आ गया और उसने खरगोश के बच्चे को अपने मुंह में पकड़ लिया। तो पिछला हिस्सा सांप के मुंह में था और उसका मुंह जो था खरगोश के बच्चे का वो बाहर था। उसी से वो धीरे धीरे आवाज़ ची ची की निकाल रहा था, अपने बचाने के लिए किसी को आवाज़ लगा रहा था, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया क्योंकि ये आवाज़ खरगोश के बच्चे की बहुत धीमी थी। लेकिन नीलकंठ जो सेनापति उस जाली घर का बना हुआ था, वो पेड़ पर बैठा हुआ बहुत ध्यान से उस आवाज़ को सुन रहा था और उसने समझ लिया कि हमारा कोई मित्र जो है वो खतरे में है। और वह पेड़ से धीरे से उतरा और इतनी सावधानी से वो एक ध्यान मुद्रा में पीछे बैठ गया सांप के, कि क्योंकि उसको पता था कि अगर वो सांप की गर्दन पर चोंच मारता है तो उससे खरगोश का बच्चा भी घायल हो सकता है। तो इसलिए उसने बहुत सावधानी से धीरे से जाकर के सांप की गर्दन को दबोच लिया और जब सांप के गर्दन को दबोच लिया तो सांप का मुंह और खुल गया और खरगोश का बच्चा निकल गया। उसने सांप को मार डाला और खरगोश का बच्चा जो बेहोश हो गया था उसे अपने पंख को फैला करके उस पंख के अंदर उस खरगोश के बच्चे को रख करके गर्मी देने लगा। रात भर नीलकंठ अपने पंख को फैलाए उस खरगोश के बच्चे को उसी पंख के नीचे गर्मी देता रहा और सुबह वो खरगोश का बच्चा एकदम स्वस्थ हो गया। तो इस तरह से वहाँ के जो पशु पक्षी रहने वाले थे वो नीलकंठ को बहुत प्यार भी करते थे। तो शायद कहा जाता है कि इसी संवेदना के कारण और एक जो वीर पक्षी है, कलात्मक पक्षी मोर को कहा जाता है, वीरता के कारण भी भाई जो आक्रामक रवैया उसने सांप के प्रति अपनाई, अपनी जो भूमिका निभाई बचाने के लिए उस खरगोश के बच्चे को, शायद इन्हीं सब कारणों से भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी ने मोर को ही अपना वाहन बनाया होगा। क्योंकि एक सेनापति जो है वो ऐसा ही होना चाहिए जो लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखता हो, लोगों की देख रेख करता हो, उनके प्रति उसकी भावनाएं जैसे संवेदनापूर्ण हो। तो इन्हीं सब कारणों से जो है भगवान कार्तिकेय ने मोर को अपना बनाया होगा वाहन। तो लेखिका कहती हैं कि जाली घर का जो वातावरण था बहुत खुशहाल और बहुत खुशनुमा वातावरण था, बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था। वहाँ पे सारे पशु पक्षी आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। तो जाली घर में पशु पक्षियों को एक साथ ऐसे रहते रहते आपस में वो सारे दिन भर एक दूसरे के साथ खेलते कूदते और सुबह होते ही सेनापति नीलकंठ सारे पशु पक्षियों को उस स्थान पे ले जाता अपनी निगरानी में जहाँ पर उन्हें दाना पानी दिया जाता था, या फिर कहाँ सुरक्षित जगह है, कहाँ नहीं, कहाँ धूप लेना है, कहाँ छाया लेनी है। हमेशा नीलकंठ साये की भांति सारे पक्षियों की देखरेख किया करता था। फिर उसमें लेखिका कहती हैं कि वहाँ का वातावरण, वहाँ का जो परिवार था जाली घर का बहुत खुशहाल था, लेकिन खुशहाली बहुत दिनों तक टिकाऊ नहीं होती है। कहते हैं कि फिर वहाँ अकस्मात अचानक एक ऐसी घटना घटती है कि जाली घर का पूरा वातावरण बदल जाता है। फिर जाली घर में एक प्राणी का आगमन होता है, एक दूसरा पक्षी आता है और जिसके आते ही जाली घर का पूरा वातावरण एकदम परिवर्तन हो जाता है, जिसके द्वारा लेखिका ने ये बताना चाहा है कि मानवीय संवेदनाओं में ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों में भी ऐसी नकारात्मक सोच वाले पशु पक्षी भी होते हैं कि जिन्हें
लोग ना जिनका किसी के साथ सामंजस्य बैठा पाना मुश्किल होता है। तो इसका विश्लेषण हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो में हम बचे हुए पाठ के सारांश के बारे में और उसमें आए हुए शब्दार्थ और उसके अभ्यास प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। आप अपने इस शीर्षक को अपनी किताब से ज़रूर पढ़िएगा और पढ़ते समय फिर आपको ये महसूस होगा कि लेखिका ने कितनी बारीकी से पशु पक्षियों और मनुष्य जीवन को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। तो आज के लिए धन्यवाद।